हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका भूषण है और आज की क्लास में हम लोग लेक्चर नंबर 12 ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो हम लोग लास्ट 2 क्लासेस से सॉल्यूशन ऑफ लैग्रैंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन देख रहे हैं, करेक्ट। सो हमने सॉल्यूशन ग्रुपिंग मेथड से देख लिया है हमारे लेक्चर नंबर 10 में। पिछली क्लास में हमने सॉल्यूशन बाय मेथड ऑफ मल्टीप्लायर देखा था और आज की क्लास में हम लोग कॉम्बिनेशन मेथड चेक करने वाले हैं। तो ये जो कॉम्बिनेशन मेथड है, इसका मतलब कि जो हम लोग क्वेश्चन आज सॉल्व करने वाले हैं वो सिर्फ ग्रुपिंग मेथड से सॉल्व नहीं होने वाला है और वो सिर्फ मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से भी सॉल्व नहीं होगा। तो हमें इन दोनों मेथड को एक ही क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा। फाइन। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है जिसे आज की क्लास में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। सो सिंस 2 क्लासेस से हम लोग लैग्रैंजेस मेथड के प्रॉपर्टीज को समझ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पर हम लोग उन सभी बातों को स्किप करेंगे और सीधे हम लोग इसका सोल्यूशन हमारे स्टेप नंबर 2 पर मेनली फोकस करेंगे, ठीक है ना। क्योंकि हमने देखा था कि हमारा जो लैग्रैंजेस इक्वेशन होता है उसे सॉल्व करने के लिए हमारे 3 स्टेप्स होते हैं। फाइन। तो हमारा स्टेप नंबर 1 क्या होता है? स्टेप नंबर 1 में हम लोग जो कैपिटल P, कैपिटल Q और कैपिटल R है, मतलब ये तीनों चीजें जो हमारे एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में फंक्शंस हैं, उन्हें हम लोग समझते हैं कि ये कौन सी 3 चीजें हैं, ठीक है ना। तो हमने इक्वेशन को देख करके P निकाल लिया, Q निकाल लिया और जो R होता है वो बेसिकली हमारे लैग्रैंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट हैंड साइड में हम लिखते हैं। और वो हम लोगों का जो R होता है उसमें P का टर्म नहीं रहता है और Q भी नहीं रहता है, ठीक है ना। मतलब डेल बाई डेल एक्स ऑफ जेड और डेल बाई डेल वाई ऑफ जेड नहीं रहता है। तो इस इक्वेशन में हम लोग इस थर्ड टर्म को अगर देखें तो यहाँ पर P और Q नहीं है, मतलब ये मेरा राइट हैंड साइड का टर्म है। तो इसे हम लोगों ने -2xz इक्वल 0 के बदले हम इसे इक्वल 2xz लिख सकते हैं, ठीक है ना। इस वजह से हमने r को पॉजिटिव किया है, मतलब कि ये हो गया आपका 2xz। फाइन। ओके। तो अब हम लोग क्या करने वाले हैं, ये हमारा जो स्टेप नंबर 2 है, अब हम लोग उस पर काम शुरू करेंगे। और हमने देखा है कि हमारा जो स्टेप नंबर 2 होता है वो हमारा क्या होता है, वो लैग्रैंजेस ऑक्सिलियरी इक्वेशन या फिर लैग्रैंजेस सब्सिडियरी इक्वेशन से स्टार्ट करते हैं। फाइन। तो लैग्रैंजेस ऑक्सिलियरी इक्वेशन क्या है? ये हमारा सिस्टम ऑफ इक्वेशन है जिसे हमने dx बाई कैपिटल P, फाइन, जो हमने स्टेप नंबर 1 में निकाला था, dy बाई कैपिटल Q और फिर dz बाई कैपिटल R से हम लोगों ने इसे इक्वेट किया है। मतलब 3 फ्रैक्शंस हमारे पास आ गए हैं। फाइन। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग मेथड ऑफ ग्रुपिंग अप्लाई करेंगे या मेथड ऑफ मल्टीप्लायर अप्लाई करेंगे। तो आपके एग्जाम में जब कोई क्वेश्चन आता है, जब आपने समझ लिया कि आपका लैग्रैंजेस फॉर्म ऑफ पीडीई है, तो हमेशा आप मेथड ऑफ ग्रुपिंग से पहले ट्राई करिए, क्योंकि इससे आपका टाइम कम लगेगा और ये आप सिर्फ देख करके ही आप स्कैन कर सकते हैं कि मेरा ग्रुपिंग लगने वाली है या नहीं, ठीक है ना। तो अगर मैं ट्राई करूं मेरे फर्स्ट फ्रैक्शन और सेकंड फ्रैक्शन के बीच में क्या ग्रुपिंग लगने वाली है, तो हम देखेंगे कि जो फर्स्ट फ्रैक्शन है वो इस तरह के फॉर्म में है कि इसमें एक्चुअली इसके साथ ग्रुपिंग लगना थोड़ा मुश्किल है। ये जो है dx है, फाइन, न्यूमरेटर में dx है और डिनोमिनेटर में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है। और इसे अगर हम लोग सेकेंड टर्म के साथ देखें तो ये जो फ्रैक्शन है वो मेरा dy बाई 2xy है। तो यहाँ पर x जो है हमारा वो अगर है तो ये कैंसिल हो जाना चाहिए ग्रुपिंग के थ्रू, क्योंकि x को हम इंटीग्रेट नहीं कर सकेंगे dy के रेस्पेक्ट में। और यहाँ पर dx है तो एक्स स्क्वायर तक तो चलेगा लेकिन वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर को इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इस 1 के साथ 2 की ग्रुपिंग नहीं होने वाली है। फाइन। तो अब हम क्या करने वाले हैं, हम लोग सेकेंड फ्रैक्शन और थर्ड फ्रैक्शन के बीच में देखेंगे क्या यहाँ ग्रुपिंग लग सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे सेकेंड टर्म में dy है और थर्ड फ्रैक्शन में dz है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि dy बाई 2xy इक्वल्स dz बाई 2xz है। तो इस x को हम लोग इजीली कैंसिल कर सकते हैं। तो अब हमारे फ्रैक्शन में dy बाई 2y है और फिर dz बाई 2z है। इवन 2 भी अगर हम कैंसिल कर दें तो इसे अब हमें इंटीग्रेट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि हमारा जो फोकस है स्टेप नंबर 2 का वो बेसिकली स्टेप नंबर 3
राइट नो, जो कि आपका इंटीग्रेशन है उसको इजी बनाना रहता है, ठीक है। तो अब हम देख सकते हैं कि अगर हमने लास्ट के दो फ्रैक्शंस को लिया है तो वो मेरा dy बाई वाई इक्वल्स dz बाई z के टर्म में आया, जिसे हम लोग आसानी से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो अगर हम स्टेप नंबर 3 की ओर बढ़े तो ये आपका क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई वाई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z। फाइन। तो हम जानते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई वाई आपको देगा log y, इंटीग्रेशन ऑफ dz बाई z आपको देगा log z, और यहाँ पर राइट हैंड साइड में मैं ऐड कर रही हूँ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को हमने नाम c1 दे दिया। तो अब हम क्या लिखने वाले हैं, log y माइनस log y माइनस log z इक्वल c1। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं कहूँ कि सेम लॉजिक, अगर C1 को मैं log C1 लिख रही हूँ तो इससे हमारे किसी रूल में कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, क्योंकि C1 जो है वो कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। वो कौन सा कांस्टेंट है उसके एक्चुअल वैल्यू मैं नहीं जानती हूँ, ये मेरा कोई भी एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है। इस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट को मैं log C1 भी लिख सकती हूँ, क्योंकि log C1 मुझे कोई दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देगा। नेचर उसका सेम रहेगा, वो एक कांस्टेंट ही रहेगा, लेकिन वो कोई दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट देगा, और उससे मुझे फायदा क्या होगा कि मेरा ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना। तो अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को लिखूं log y माइनस log z मुझे देगा log y बाई z, ये हमारा रूल होता है। तो ये हो गया आपका log c1। अगर मैं दोनों साइड एंटी लॉग लूं तो मुझे मिल जाएगा c1 इक्वल्स y बाई z, और c1 को ही हम लोग रिप्लेस करते हैं u से, मतलब u जो है आपका y बाई z बन गया। और ये u क्या है, फाइनल आपका किसी भी लैग्रेंजेस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन का सोल्यूशन जो हम लिखने वाले हैं वो फाई u कॉमा v इक्वल्स 0 के फॉर्म में लिखने वाले हैं। फाई कोई भी आर्बिट्रेरी फंक्शन है और u मुझे मिल गया जो कि y बाई z है, ठीक है। अब मुझे वर्क करना है कि मेरा v क्या है। ओके, तो v भी हमें निकालने के लिए हमें वापस से अब स्टेप नंबर 2 में जाना है, जहां पर कि हम लोग अब फिर से हम लोग ट्राई करेंगे कि एक ग्रुपिंग तो हमारी काम कर गई, क्या हम लोग दूसरी ग्रुपिंग कर सकते हैं। तो हमारा एक बचता है, ये तो हमारा हो गया। तो हम लोग ट्राई करेंगे कि क्या 1 के साथ 3 की ग्रुपिंग हो सकती है। तो यहाँ भी एक्चुअली नहीं होगी, क्योंकि 1 के साथ जो टर्म है dx बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर है, इसकी ग्रुपिंग हमारी इवन 3 के साथ भी नहीं हो सकती है। तो यहाँ पर अब हमें मेथड ऑफ मल्टीप्लायर सेम क्वेश्चन में अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो मेथड ऑफ मल्टीप्लायर की अगर हम बात करें तो पिछले क्लास में हमने अच्छे से समझा था कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर क्या होता है और इसे हम लोग यूज कैसे करते हैं। तो सेम मेथड ऑफ मल्टीप्लायर हम लोग अब यूज करने वाले हैं, मतलब कि हम लोग 3 मल्टीप्लायर्स, ठीक है ना, जिनके नाम सपोज L M N हम लोग ले लें। 3 मल्टीप्लायर को हम लोग यहाँ यूज करने वाले हैं। ओके, और ये 3 मल्टीप्लायर क्यों रहेंगे, क्योंकि हमारे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। तो इन तीनों फ्रैक्शंस में हम लोग एक एक मल्टीप्लायर को मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लायर का फायदा क्या होगा कि इन तीनों मल्टीप्लायर को यूज करके हम लोग एक चौथा फ्रैक्शनल टर्म बनाने वाले हैं। फाइन। तो मतलब ये जो L है, अगर मैं L को मल्टीप्लाई करूं फर्स्ट फ्रैक्शनल टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, m को मल्टीप्लाई करूं सेकेंड फ्रैक्शनल टर्म के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, और n को मल्टीप्लाई करूं थर्ड फ्रैक्शनल टर्म के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली इसमें कोई डिफरेंसेस नहीं है, n आप कभी भी कैंसिल कर सकते हैं एंड सो ऑन। अगर फोर्थ फ्रैक्शन की हम बात करें तो उसे कुछ इस तरह से हम लिखने वाले हैं कि वो हो गया आपका L dx प्लस m dy, ओके, प्लस n dz। ओके, और डिनोमिनेटर में हम लोग क्या लिखने वाले हैं, सेम थिंग L, ये कंप्लीट थिंग तो मेरा P है ना, तो ये हम लोग क्या लिखने वाले हैं, L इंटू पी प्लस M इंटू ये कंप्लीट थिंग आपका Q है, तो M इंटू क्यू प्लस N इंटू ये कंप्लीट आपका R है, N इंटू R इक्वल्स K। मतलब इसका कहने का क्या मतलब है कि हम लोग कुछ इस तरह से मल्टीप्लायर को चूज करने वाले हैं जिससे कि ये पर्टिकुलर फ्रैक्शनल टर्म हमें मिल जाए जो कि इन तीनों बाकी के फ्रैक्शंस के बराबर रहे, ठीक है। तो अगर मैं इस लास्ट के इक्वेशन को ध्यान दूं तो इसे मैं लिख सकती हूँ L dx प्लस M dy, ओके, M dy प्लस N dz इक्वल्स K इंटू LP प्लस MQ प्लस NR, ठीक है। और लास्ट के क्लास में हमने क्या कहा था
कि अगर मेरा LP प्लस MQ प्लस NR अगर ये 0 बन जाता है तो ये मेरा कंप्लीटली जो न्यूमरेटर आ जाएगा वो 0 के इक्वल हो जाएगा। फाइन। और ऐसा करने से हमें फायदा क्या हो जाएगा कि हमारा वही स्टेप नंबर 3 जो कि इंटीग्रेशन है वो इजी बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर हम अभी भी हमारी कोशिश यही रहेगी कि क्या मैं डिनोमिनेटर को LP प्लस MQ प्लस NR, जो कि अब डिनोमिनेटर नहीं, अब मैंने इसे राइट हैंड साइड में लिख दिया है, तो अगर ये मेरा 0 बन जाता है तो हमारा ये टर्म इजी हो जाएगा। तो ठीक है, इसके लिए अगर हम लोग अब ट्राई करें कि मेरा LMN क्या हो सकता है, तो LMN को हम लोग कैसे चूज करते हैं, कुछ कॉमन LMN को अगर कंसीडर करें तो मे बी हम लोग कभी ट्राई, या तो हमें देखते ही पता चल जाता है बहुत सारे क्वेश्चंस में कि LMN क्या हो सकता है। ओके, और थोड़ी प्रैक्टिस से ये ज्यादा आसान भी हो जाता है। अगर आपको ये नहीं समझ में आए कि LMN क्या होना चाहिए तो आप ट्राई कर सकते हैं 1 1 1 से। ओके, अगर वो भी नहीं काम किया आप XYZ ट्राई करें, या फिर 1/x 1/y 1/z ट्राई करें, या फिर स्क्वायर के ट्राई करें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर 1/x स्क्वायर 1/y स्क्वायर 1/z स्क्वायर। तो मोस्टली इनसे आपका काम हो भी जाता है। तो ये थोड़ी प्रैक्टिस से आता है, थोड़ी ट्रिक्स लगाने से आता है। मान लीजिए इस क्वेश्चन को अगर हम ध्यान दें कि मेरा LMN क्या हो सकता है, तो हम देखेंगे कि हमारे फर्स्ट टर्म में स्क्वायर्स हैं, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है। सेकेंड टर्म में एक्स वाई है, मतलब स्क्वायर नहीं है, एक जेड है, स्क्वायर नहीं है। पहली चीज जो कि हमें कुछ एक बराबर की नहीं लग रही है। और दूसरी चीज क्या है कि हम देख रहे हैं इसमें भी एक्स है और इसमें भी एक्स है, करेक्ट ना। सेकेंड टर्म थर्ड टर्म दोनों ही में एक्स है, इवन फर्स्ट टर्म में भी एक्स है जो कि स्क्वायर के फॉर्म में है। तो अगर हम सेकेंड टर्म को मल्टीप्लाई करें y से, ओके, अगर सेकेंड फ्रैक्शन को y से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका क्या आ जाएगा 2xy स्क्वायर। अगर मैं थर्ड फ्रैक्शन को z से मल्टीप्लाई करूंगी तो ये क्या आ जाएगा आपका 2xz स्क्वायर, और ये क्या बनेगा 2xy स्क्वायर। तो इससे फायदा क्या होगा, और फर्स्ट टर्म में क्या मल्टीप्लाई करना होगा, फर्स्ट टर्म में अगर मैं x से मल्टीप्लाई करती हूँ तो उससे क्या हो रहा है कि ये x इन तीनों फ्रैक्शन में कॉमन हो जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद में अगर x को मैं कॉमन ले लूं, इस x और इस x को, तो जितनी चीजें बचेंगी वो सभी स्क्वायर में रहेंगी, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो मे बी इससे थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें मिले, तो अगर हम ऐसा ट्राई करें तो उससे क्या होगा। तो मैं अब लिखने वाली हूँ LP प्लस MQ प्लस NR क्या होने वाला है। तो हमने L को कहा है कि L मेरा x है, M मेरा y है और N मेरा z है। ओके, तो उस केस में हमने यहाँ पर x को रहने दिया ऐसे ही, फाइन। और इन तीनों के x को मैं एक्चुअली कॉमन ले लेती हूँ। तो अब क्या बच जाएगा आपका P में एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, Q में आपका क्या बचेगा, मतलब सेकेंड फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर आपका क्या रहेगा प्लस M इंटू क्यू। तो m इंटू क्यू को मैंने क्या किया, x को बाहर निकाल दिया तो 2 इंटू वाई स्क्वायर बना, ठीक है ना, प्लस ये आपका x को बाहर निकालने पर 2 इंटू जेड स्क्वायर बना है, फाइन। तो इसे मैं क्या लिख सकती हूँ, x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर मतलब प्लस वाई स्क्वायर, सिमिलरली प्लस जेड स्क्वायर। और इससे ज्यादा अब मैं इसे सिंप्लीफाई नहीं कर सकती हूँ। तो ये तो श्योर हो गया कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर मुझे जीरो नहीं देगा, ठीक है ना। ये आपको जीरो इसलिए नहीं देगा क्योंकि ये सभी चीजें ऐड होने वाली हैं, ये पॉजिटिव है, स्क्वायर से सभी पॉजिटिव हैं। और मैं 100% कह नहीं सकती हूँ कि ये मेरा एक्स जो है ये मेरा जीरो है। तो इसलिए अब मेरा मेथड ऑफ मल्टीप्लायर आगे, इसके आगे नहीं बढ़ सकता है। लेकिन यहीं पर हम अब क्या करेंगे, अब हम मेथड ऑफ ग्रुपिंग की मदद लेंगे। यही कॉम्बिनेशन मेथड का एडवांटेज है। यहाँ पर हमने कुछ आगे बढ़ाया अपने मेथड ऑफ मल्टीप्लायर को, और मेथड ऑफ मल्टीप्लायर पर हमें आने की जरूरत इसलिए थी कि इसके बाद मेरा ग्रुपिंग भी सिर्फ एक ही ग्रुपिंग काम कर रहा था, दूसरा ग्रुपिंग लगने नहीं वाला था, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमने क्या किया कि मेथड ऑफ मल्टीप्लायर से कुछ आगे बढ़े, कोई बात नहीं है, अब इसके बाद हम लोग वापस से ग्रुपिंग पर भी जा सकते हैं। तो मेरे कहने का क्या मतलब है, यहाँ पर अगर हम आगे बढ़े तो ठीक है, यहाँ तक तो हम लोग u लेकर आ गए थे, मेथड ऑफ मल्टीप्लायर में एक्स वाई जेड हमने चूज किया है और यहाँ तक हम लोग भी पहुंचे हैं, फाइन ना, यहाँ तक हम लोग आ गए हैं। अब हम क्या करने वाले हैं,
अब सिंस ये जो हमारा नया फ्रैक्शन टर्म मिल गया है मुझे, इस न्यू फ्रैक्शनल टर्म को हम लोग ट्राई करेंगे ग्रुपिंग से, जो कि हमारे पहले के 3 फ्रैक्शनल टर्म्स गिवन थे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग ट्राई कर रहे हैं हमारे सेकेंड फ्रैक्शनल टर्म्स का। सेकेंड फ्रैक्शनल टर्म मेरा क्या था, 2y/2xy, ठीक है ना। इवन इसे हम लोग इस जो हमें जो ये न्यू फ्रैक्शनल टर्म मिला है, इसकी ग्रुपिंग हम लोग अपने थर्ड फ्रैक्शनल टर्म के साथ भी कर सकते हैं, जो कि मेरा dz/2xz था, इसके साथ भी इसकी ग्रुपिंग काम करेगी। और वजह क्या है कि यहाँ पर जो x है, इसके x से, या ये अगर इससे ग्रुपिंग हम करते वो भी हम कर सकते थे, तो इन चीजों को हम x और x को कैंसिल कर सकते हैं। तो जब हमने इस x और इस x को कैंसिल किया, तो ये मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या बचा, ये है मेरा dy/2y। इस 2 को भी अगर हम लोग राइट हैंड साइड में लेकर चले जाएं, तो ये बचा मेरा dy/y। और मेरा राइट हैंड साइड में क्या है, 2 को हमने डाल दिया है x dx प्लस y dy प्लस z dz बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। तो ये हमारा क्यों सही है, क्योंकि हम देख रहे हैं कि इस सिंगल टर्म में dx भी है, dy भी है, dz भी है। इसका मतलब यहाँ पर अगर मेरा x भी है प्रेजेंट, y भी है प्रेजेंट और z भी है प्रेजेंट, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इंटीग्रेशन में, क्योंकि इंटीग्रेशन के लिए मेरे पास dx, dy, dz तीनों चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम अब क्या करने वाले हैं, अब हमारा ये स्टेप नंबर 2 यहाँ पर कंप्लीट होता है, क्योंकि इसके आगे हम नहीं बढ़ सकते हैं और बढ़ने की जरूरत भी नहीं है, क्योंकि इस टर्म को अब हम लोग इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं बोथ साइड्स में, जो कि मेरा स्टेप नंबर 3 रहेगा। मतलब स्टेप नंबर 3 में हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ 2, मैं यहाँ पर ही लिख दूँ 2x dx, ओके, ये 2x dx है, प्लस 2y dy प्लस 2z dz डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ओके, और मेरा लेफ्ट हैंड साइड क्या देगा, इंटीग्रेशन ऑफ dy बाई y मुझे देगा log y, और राइट हैंड साइड को मैं कैसे इंटीग्रेट करूंगी। ओके, तो यहाँ पर अब मैं सपोज t से सब्स्टिट्यूट कर दूं अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर को, तो मेरा dt क्या बनेगा, dt आपका हो जाएगा, अब इसका देखें डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, मेरा एक्स स्क्वायर का मुझे देगा 2x dx, ठीक है ना, प्लस ये आपको देगा 2y dy प्लस ये आपको देगा 2z dz। तो dt हो गया आपका 2x dx प्लस 2y dy प्लस 2z dz। ओके, तो यहाँ पर अगर मैं लिखूं, ये कंप्लीट थिंग मेरा dt है, तो अगर मैं न्यूमरेटर में dt मैंने लिख दिया और नीचे मैंने यहाँ पर t लिख दिया, फाइन। तो ये क्या हो गया आपका इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t। तो इंटीग्रेशन ऑफ dt बाई t मुझे क्या देगा, ये मुझे देगा log t, ठीक है, log t प्लस सम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, जिसे अब मैंने नाम c2 दे दिया है क्योंकि c1 हम लोग यूज कर लिए हैं, और लेफ्ट हैंड साइड में मेरा log y था। ओके, अब हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर log y माइनस log t इक्वल c2। सेम कॉन्सेप्ट अब यहाँ हम फिर लगाने वाले हैं, इंस्टेड ऑफ c2 अब हम लिखने वाले हैं log c2। log c2 लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि पहली बात तो ये है log c2 लिखने पर ये इक्वेशन सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, और c2 भी मेरा कोई एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट है, log c2 भी मेरा कोई दूसरा आर्बिट्रेरी कांस्टेंट तैयार हो गया, मगर वो रहेगा एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ही, फाइन। तो इस वजह से हम क्या लिखने वाले हैं, log y माइनस log t आपको क्या देगा, log y बाई t, ठीक है ना, इक्वल्स ये आपका आ गया log c2, और एंटी लॉग सपोज हमने दोनों साइड लिया, तो ये आपका c2 बना y बाई t, या तो हम कहें c2 आपका क्या बना y बाई t को हमने माना था, ये है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और यही c2 को हम इक्वेट करने वाले हैं v से, मतलब मुझे सेकेंड इंडिपेंडेंट सोल्यूशन v मिल गया, जो कि है y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, फाइन। तो मुझे यहाँ पर v भी मिल गया, फाइन। तो अब हमें सोल्यूशन मिल गया इस कंप्लीट इक्वेशन का, जो कि है फाई u कॉमा v इक्वल 0, दैट मीन्स फाई y बाई z और y बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल 0। तो इस तरह से हमारे पास क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, जिसमें मेरा सिंगल ग्रुपिंग काम नहीं करने वाला है, वो सिर्फ एक ही ग्रुपिंग हम कर सकेंगे, और दूसरे आंसर के लिए हमें मल्टीप्लायर की मदद लेनी होगी। ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लायर
फुल्ली आपका मल्टीप्लायर आपको आंसर ना दे, आपको फिर से ग्रुपिंग की मदद लेनी पड़े, तो इस तरह के आंसर्स को, इस तरह के मेथड को हम लोग कॉम्बिनेशन मेथड कहते हैं। फाइन। तो अगर आपको ये क्लास यूजफुल लगी हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू।